हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्लास 10th में 1.1 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चंस नंबर थर्ड तक सॉल्व करा दिया था। देखिए स्टूडेंट्स, आज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये दिया गया है गिवन दैट एचसीएफ, दो संख्याएं दी गई हैं आपको। तो इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 9 है एंड फाइंड एलसीएम्स 306 एंड सेकंड डिजिट दिया गया आपको 657। और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है दोनों क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी पैटर्न चल रहे हैं। तो सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों में ही एनसीईआरटी पैटर्न चल रहा है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। तो मैंने इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम में सॉल्व किया है। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या है कि आपको दो संख्याएं दी गई हैं और दो संख्याओं का एचसीएफ दिया गया है और उन्हीं दो संख्याओं का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट, आपने एचसीएफ और एलसीएम निकालना इससे पहले सीख लिया था, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में क्लियर कर दिया था। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें आपको एलसीएम फाइंड करना है। तो अब है क्या, आपके माइंड में एक ही विचार आ रहा होगा कि सर जिसका एचसीएफ इतना है तो इसका एलसीएम फैक्टर मेथड से कर देंगे। पर यहां पर आपको फॉर्मूला यूज करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए आपको दिया गया है कि एचसीएफ 306 और 657 दिया गया है इक्वल टू 9। ये इन दोनों का एचसीएफ है। अब आपको एलसीएम निकालना है। तो आप जानते हो, मैंने आपको वेरीफाई करवाना सिखाया था कि जब एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो वेरीफाई कैसे करते हैं। तो वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। तो आप सभी को पता होगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हिंदी में दो संख्याओं का गुणनफल। यानी कि जो एलसीएम और एचसीएफ निकलता है उनका गुणनफल और दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल होता है। तो अब यहाँ पर इसी फॉर्मूले से हमें क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हमें फाइंड करना है। तो एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बट्टे एचसीएफ नीचे पहुंच जाएगा। तो एलसीएम हमें पता नहीं है, एलसीएम ही याद करना है हमें। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि दो संख्याएं हमें कौन कौन सी दी गई हैं, 306 और 657 दिया गया है। अपॉन एचसीएफ हमें कितना दिया है, 9। तो इसे सॉल्व करके, मैंने टाइम आपका ज्यादा वेस्ट ना हो तो डायरेक्टली मैंने यहां पर लिख दिया है। तो आप कैलकुलेट कर लेना, मैं यहां पर भी सॉल्व करके बता दे रहा हूं। देखिए 3 से अगर डिविजिबल करेंगे तो 3 का 3 बार काटते हैं। तो 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 0 और 3 2 जा 6, राइट, 102। फिर 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, राइट। इसके इसमें मल्टीप्लाई करके आप लिख देंगे, आपका आंसर यही आएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, इसका आंसर ये आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले सीबीएसई वाले स्टूडेंट समझे। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले इसमें समझने की क्या बात है कि 6 की पावर n है। तो वो ये कह रहा है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो अब आपको करना क्या है, यहां पर लिखा है कि इफ एनी नंबर एंड विद द डिजिट 0 इट शुड बी डिविजिबल बाय 10 और इन अदर वर्ड्स इट विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 2 एंड 5, 2 into 5। देखिए यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है तो वह 10 से भी विभाजित होती है। भाई आपको पता है कि यदि कोई भी संख्या 0 से समाप्त होती है, ठीक है, उसका लास्ट डिजिट 0 हुआ है, तो उसका जो फैक्टर होगा वो 5 और 10 होगा। ये तो आपको कंफर्म है। जैसे मैंने 20 ले लिया, 25 से भी डिविजिबल है और 10 से भी डिविजिबल है, तो जिसका लास्ट डिजिट 0 होगा वो संख्या किससे डिविजिबल होगी, वो 5 एंड 10 से होगी। उसके बाद ये कह रहा है कि जब इसके फैक्टर हैं तो 6 की पावर n अभाज्य गुणनखंड, यानी कि फैक्टराइजेशन अगर करते हैं
तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे, तो 6 के फैक्टर अगर हमने किए, इस 6 की पावर n के फैक्टर लिए तो 2 इंटू 3, तो इसके जो फैक्टर हो रहे हैं वो प्राइम हो रहे हैं 2 एंड 3, 2 की पावर n और 3 की पावर n, ये भी प्राइम है। 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं है भाई, 5 नहीं है, ये तो आपको दिख रहा है, इसमें 5 दिख रहे हैं, 2 और 3 तो है, इसलिए 6 की पावर n 5 से विभाजित नहीं होगी। सिंपल ही बात है, जो 6 की पावर n है इसके फैक्टर यदि 5 से हो तो सही है, इसके फैक्टर 2 और 3 है, इसलिए ये विभाजित, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट प्राइम फैक्टर ऑफ द 6 की पावर n, हेंस इसलिए अतः hence for any valuable of 6 की पावर n will not be divisible by 5, अतः ये 5 से डिविजिबल नहीं होगी, इसलिए 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये है इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स उतार लें। देखिए स्टूडेंट, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट देखें, यूपी बोर्ड वाले, जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो देखिए स्टूडेंट, ज्यादा थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप समझ लीजिए। देखिए आपको पता है कि यदि कोई भी संख्या होगी जो जिसका लास्ट डिजिट 0 होगा, जैसे मैंने माना कि 10, तो वो संख्या या तो 2 से डिविजिबल होगी या 5 से डिविजिबल होगी। भाई अगर इसका फैक्टर करते तो 2 इंटू 5 आएगा, या माना 20 ले लिया, तो 20 जिसका लास्ट डिजिट 0 है तो ये 2 से भी डिविजिबल होगी और 5 से भी डिविजिबल होगी, और 2 से तो होगी। मतलब कहने का मेरा ये मतलब है कि यदि कोई भी संख्या का लास्ट डिजिट 0 है तो वो संख्या 2 से डिविजिबल होगी या 5 से डिविजिबल होगी, उसके बाद वो 10 से भी हो सकती है ना। तो बस आपको ये समझना है कि जो आपको संख्या दी गई है 6 की पावर n, क्या इसके जब फैक्टर करते हैं तो 2 इंटू 3 की पावर n, तो 6 की पावर n में जो इसके अभाज्य गुणन है उसमें 2 और 5 आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो जब 2 और 5 नहीं दिख रहा है तो 6 की पावर n में आप लिख सकते हैं 6 की पावर n में 2 या 5 अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसलिए यह 6 की पावर n एक कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। या आप कुछ शब्दों में लिख सकते हैं, जैसे मैं लिखा रहा हूं यहां पर लिख सकते हैं कि 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 की पावर n बराबर 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n। तो यहां लिख सकते हैं कि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, गुणनखंड में 5 नहीं है। ठीक है, तो इसलिए 6 की पावर n 5 से विभाजित नहीं होगी, इसलिए 6 की पावर n 5 से विभाजित नहीं होगी, 5 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि व्याख्या कीजिए 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं, मतलब कि ये संख्याएं भाज्य हैं पर हैं क्यों। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन कौन सी संख्या किस तरीके से भाजक हैं और भाज्य हैं, ये हमें एक्सप्लेन करना है।
तो मैंने आपको बताया था कि कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो स्वयं से कटें और वन से कटें, उसके साथ साथ किसी अन्य संख्या से कटती हैं, तो वो सारी संख्या क्या होती है, भाज्य होती है। कटने का मतलब समझ रहे हो ना, काटना नहीं है, काटने का मतलब ये है कि डिविजिबल हो, जिनका फैक्टर हो। ठीक है, तो देखिए भाज्य संख्याओं को दो या दो से अधिक भाजक होते हैं, ये तो आपको पता है। एक और स्वयं और उससे अधिक, यानी दो से अधिक होते हैं। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं कि कंपोजिट नंबर्स हैव फैक्टर्स अदर देन वन एंड इटसेल्फ, यानी इससे भी अदर हो सकते हैं। ठीक है, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट दी गई संख्या जो भी दी गई है हमें, ये संख्या मैंने टाइप कर ली गई है। तो अब देखिए इसमें से हम क्या कॉमन लेते हैं, तो 13 को कॉमन ले लिया, तो 7 × 11 प्लस 1, और 11 का 7 मल्टीप्लाई का 77, और प्लस 1 जोड़ लिया 78। तो अब देखिए 78 के फैक्टर किए, तो 13 × 6। तो अब देखिए 6 से डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल है, प्लस 1 से डिविजिबल, तो 3 हो गए। तो यहाँ ले सकते हैं कि इस प्रकार इस संख्या के दो या दो से अधिक भाजक हैं 1, 6, 13, अतः ये संख्या भाज्य होगी। यानी कि इंग्लिश में द गिवन एक्सप्रेशन हैज 6 and 13 एज इट द फैक्टर्स, देयरफॉर इट इज द कंपोजिट नंबर। क्लियर। और इस संख्या को एक्सप्लेन करते हैं, तो देखिए इस संख्या में दिया गया है हमें 7 से लेकर 1 तक सभी का मल्टीप्लाई दिया है और प्लस 5 दिया है। तो 5 हम इसमें से कॉमन लेते हैं, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 1, क्योंकि 1 इसलिए आया, 5 को बाहर निकाल दिया, कॉमन ले लिया। अब इसका मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 1008 प्लस 1, इसमें जोड़ते हैं 1009, तो ये आया और ये आया और एक 1 आया, तो दो से अधिक हो गया, तो ये भी संख्या क्या है, भाज्य। तो यही जो लाइन है बस यहाँ पर ये चेंज कर देना और सेम यहाँ पर यही लाइन लिख देना, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का करते हैं, तो चलिए ये आप नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन है, मैं आपको इंग्लिश मीडियम वालों को, मैं इंग्लिश में बुक है हमारे पास PDF, तो मैं उन बच्चों को इंग्लिश में क्वेश्चन बता दूंगा, बट एक्चुअली क्या है, आप अपनी बुक से कर लेना, क्वेश्चंस देखने के लिए बड़ा है पर बहुत इजी है। देखिए इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट देखें, CBSE बोर्ड वाले, ये क्वेश्चंस दिया गया है कि देयर इज अ सर्कुलर path around the sport field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes. यानी कि सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, वो एक ग्राउंड को 18 मिनट्स में कवर करती है और रवि 12 मिनट्स में कवर करता है। एंड सपोज द बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम and going in the same direction, after how many minutes will they meet again at the starting point। ठीक है स्टूडेंट, तो ये लिखा है कि किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, ये माना कि वृत्ताकार पथ है और इस पे क्या हो रहा है कि जो दो लोग भाग रहे हैं, एक सोनिया और एक रवि भाग रहे हैं। ठीक है, जो सोनिया है वो इसी राउंड को 18 मिनट में कवर करती है। ठीक है, और जो रवि है वो रवि 12 मिनट में इस राउंड को कवर करती है। तो अब हमें ये देखना है कि कितने, एक ऐसा टाइम आएगा कुछ समय बाद ये दोनों एक सेम पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं है इसमें, क्वेश्चंस देखने के लिए आपको बहुत बड़ा लगेगा, बस इसका क्या करना है, जो दो संख्याएं दी गई हैं, दो नंबर दिए गए हैं, 2 नंबर दिए गए हैं, उनका क्या करना है, आपको एलसीएम करना है। एलसीएम करने के बाद आपको जब दोनों का एलसीएम लोगे तो 36, यानी कि जब इन दोनों मिनट का आपने क्या किया, 18 मिनट और 12 मिनट का एलसीएम किया तो 36 मिनट हुआ, यानी 36 मिनट बाद ये दोनों एक पॉइंट पर मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन भी हमसे यही पूछ रहा है कि कितने मिनट बाद ये दोनों एक साथ एक ही पॉइंट पर मिलेंगे, तो 36 मिनट बाद ये एक ही पॉइंट पर मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट समझ में आई होगी। रियल में ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, क्योंकि ये क्लास 4th एंड 3rd एंड 5th का मेथड है, एलसीएम और एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट
कॉमन मल्टीप्लाई। ठीक है, तो स्टूडेंट इसमें आपको बस थोड़ी सी मेहनत करनी है और आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। आगे जो एक्सरसाइज आ रही है आपके चैप्टर में रेशनल एंड इरेशनल नंबर, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.2, मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है आपके एग्जाम के लिए, पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू देखा जाए तो आप पहले ये कंप्लीट कर लिए, उसके बाद कल आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीटली सॉल्व कराते हैं और बहुत अच्छे तरीके से विद बेस्ट कॉन्सेप्ट आपको वो एक्सरसाइज करवाएंगे जो कि आपको समझ में आएगा। थैंक यू।